Okay guys, let's discuss here important MCQs on Renisha and Reformation. आज का वीडियो important होगा यूपीटीजीटी, पीजीटी और आपके DSSB, KVS, NVS, आपके जितने भी इंग्लिश लिटरेचर से एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दी रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और जल्दी से जल्दी आप सभी हमसे जुड़ जाइए आज के इस सेशन के लिए। और सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेनेशा पीरियड को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। What country is considered to be the birthplace of the रेनेशा? रेनेशा का बर्थ प्लेस किस कंट्री को हम कंसीडर करते हैं? कहाँ पे सबसे पहले रेनेशा का उद्भव हुआ? रेनेशा जो सामने आया वो सबसे पहले कहाँ आया, किस कंट्री में? इटली, स्पेन, फ्रांस या इंग्लैंड? ये ऑप्शन है आप सभी के सामने और जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका आंसर। और आई थिंक आप सभी ने दे दिया होगा इसका आंसर, तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इन इटली कंट्री जो आपका था कि कंसीडर हुआ था बर्थ प्लेस ऑफ रेनेशा का। नेक्स्ट वन वी हैव which of the following was the result of the John Gutenberg's printing press? John Gutenberg printing press जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जिन्होंने इन्वेंशन किया है, तो आपको बताना है कि जॉन गुटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका रिजल्ट क्या हुआ जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो की, जिससे कि इजिली बाइबल्स और जितने भी आपके रिलीजियस बुक्स थे या जो भी एक मोरल से रिलेटेड चीजें थी, आर्टिकल्स थी, जो लोगों में एक तरीके का फ्रेशनेस क्रिएट कर सके और लोगों को क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सके, वो चीजें जिसके वजह से हुई वो जॉन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रिंटिंग प्रेस का रिजल्ट क्या हुआ जब ये रेनेशा टाइम में आया? An increase in the use of Latin, the writing of the books in vernacular, an abandonment of the movable typing technology, the spread of the newly written words of the Magna Carta। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा ऑप्शन बी होगा, द राइटिंग ऑफ द बुक्स इन वर्नाक्यूलर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। जॉन गुटेनबर्ग के प्रेस की वजह से जो बुक्स थे उन वो बहुत ही चीपली, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल थे लोगों को, और जो एक बुक्स थे वो रिलीजियस बुक्स भी हुआ करते थे, साथ ही साथ मोटिवेशनल बुक्स भी हुआ करते थे और एक तरीके के इंस्पिरेशनल बुक्स हुआ करते थे। उन सबको बहुत ही कम प्राइस में प्रिंट करा के लोगों, कॉमन पीपल तक को उसको पहुंचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्पस था और इसका एक रिजल्ट हुआ जो जॉन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द बुक described रेनेशा कोर्ट लाइफ एंड बिहेवियर? रेनेशा के कोर्ट लाइफ और बिहेवियर को कौन सी बुक जो है वो डिस्क्राइब करती है? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी यहाँ पे है और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है कास्टिग्लियोन के द कोर्टियर बुक में सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, वो सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ वी हैव हियर, व्हाई डिड द रेनेशा बिगैन इन इटली? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इटली में सबसे पहले शुरू हुआ था, तो आपको बताना है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेनेशा इटली में ही क्यों सबसे पहले शुरू हुआ, इसका आंसर देना है। ट्रेड हैपेंड बिकॉज इटली इज ऑन द मेडिटेरेनियन Sea, which supported the Renaissance. The church was centered in Italy and helped organize Renaissance ideas. Option C है, Italy had trade which caused more religious ideas to spread. Option D है हमारा, the Italian artists traveled and spoke all through European, spreading their new ideas. तो 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए। Trade happened because Italy is on the Mediterranean Sea, which supported the Renaissance। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है रेनेशा से रिलेटेड, जो कि इटली में फर्स्ट टाइम बिगिन हुआ या स्टार्ट हुआ। नंबर 5 इज ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव, हु क्रिएटेड द फेमस वर्क इन द प्रेज ऑफ फॉली दैट मॉक द सर्टेन चर्चेस प्रैक्टिसेस? चर्चेस प्रैक्टिसेस मींस चर्च में जो कुछ भी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, मींस जो कुछ भी उसका चर्च का एक तरीके सा स्ट्रक्चर था कि कौन सी चीज फॉलो हुआ करती थी, किस तरीके का चर्च का बिहेवियर था, ये सब कुछ इन प्रेज ऑफ फॉली में मॉक किया गया है। आपको बताना है कि ये फेमस वर्क किसने क्रिएट किया या किसने लिखा हुआ है। डांते, डेसिडेरियस इरास्मस, कोसिमो डी इरास्मस या आपका है डोनाटेलो। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेसिडेरियस
Erasmus is the correct answer. In the praise of folly, in praise of folly is the work जो कि mock करता है certain church practices को. Number 6 is a basic idea contains in Sir Thomas More's Utopias was. Sir Thomas More's Utopia 1516 का ये वर्क है जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है. आपको बताना है कि कौन सी बेसिक आइडियाज थे सर थॉमस मोर के यूटोपिया वर्क में. इसका आंसर आपको देना है. एविल एग्जिस्ट बिकॉज मेन एंड वीमेन आर बेसिकली करप्ट. ऑप्शन बी है पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट लर्न हाउ टू मैनिपुलेट देयर सब्जेक्ट्स. ऑप्शन सी सोशल ऑर्डर इज द ओनली एंड अनअटेनेबल ideal. Option D, corruption and war are due to executiveness and private property. तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो हमारा है ऑप्शन डी. ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सर थॉमस मोरे की यूटोपिया में किस तरीके के इन्होंने करप्शन एंड वॉर को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से किया है, क्योंकि उन्होंने डील विद किया है इस चीज को अपने सब इस बुक में यूटोपिया में. बिकॉज यूटोपिया एक आइडियल स्टेट को डिपिक्ट करता हुआ वर्क लिखा गया था और ये बताता है कि किस तरीके से जो करप्शन होता है और वॉर होते हैं वो किस तरीके से अपने खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी इनको समझी जाती है और इन सब की वजह से ही एक तरीके का जो करप्शन होता है, जो तरीके की आइडियल स्टेट की हम कल्पना करते हैं वो नहीं होता है. तो ये सब कुछ सर थॉमस मोर की यूटोपिया में डिस्कस किया गया है. नंबर 7 क्वेश्चन इज वी हैव ऑन द स्क्रीन. वी नो दैट द वर्ड रेनेशा मींस रीबर्थ. ठीक है, रेनेशा का मतलब जो होता है वो रीबर्थ है. बट फ्रॉम व्हाट लैंग्वेज इट इज ट्रांसलेटेड. किस लैंग्वेज से ये ट्रांसलेट किया गया है रेनेशा रीबर्थ? हम हिंदी में जानते हैं कि रीबर्थ होता है, उसको इंग्लिश में रीबर्थ बोलते हैं. बट रेनेशा जो है वो कौन सा लैंग्वेज है? लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश या इटालियन? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्रेंच वर्ड है रेनेशा और इसका इंग्लिश जो वर्ड होता है वो है हमारा रीबर्थ या रिवाइवल. ठीक है. नंबर 8 इज which of these is not a रेनेशा आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और राइटर? इनमें से कौन से रेनेशा आर्किटेक्ट, राइटर या आर्टिस्ट नहीं है? आपको इसका आंसर देना है. तो आप जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 8 का ऑप्शन सी, लोरेंजो डी मेडिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची भी रेनेशा पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे. राफेल इज ऑल्सो वी हैव द पेंटर and Michelangelo is also the painter, but Leonardo da Vinci is not the artist, Renaissance artist, architect or writer. Number 9 question, which of the was a major characteristic of the Renaissance? Renaissance का major characteristic बताना है जो सबसे important, सबसे most influential characteristic है Renaissance का, feature है Renaissance का. आपको उसका आंसर देना है. कंफर्मिटी, मिस्टिसिज्म, ह्यूमनिज्म या ओबीडियंस. और आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आप सभी ने दे भी दिया होगा. द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन सी, ह्यूमनिज्म. नंबर 10 इज व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप कॉल्ड द दैट हैपेंड बिफोर द रेनेशा? रेनेशा के पहले का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था? जब यूरोप में रेनेशा हुआ उसके पहले का जो टाइम था वो कौन सा टाइम कहलाता था? गोल्डन एज, द एज ऑफ ग्लोरी, द मिडिल एज या ग्रे ईयर्स? ऑप्शन 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मिडिल एज. द टाइम was the middle age in Europe called that happened before the Renaissance. रेनेशा के पहले का जो टाइम था यूरोप का वो था मिडिल एजेस का टाइम. और मिडिल एजेस का टाइम जिसमें हम सब अपना इंग्लिश लिटरेचर से चौसर इन सबको पढ़ते हैं और इसी टाइम पे रेनेशा हमारा स्टार्ट हुआ था. नंबर 11 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. हु वाज ह्यूमनिज्म डिफरेंट? हाउ वाज ह्यूमनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वे most people thought before the Renaissance? रेनेशा के पहले का जो ह्यूमनिज्म था वो किस तरीके से डिफरेंट हुआ, डिफरेंशिएट किया गया उसको जो रेनेशा के बाद का ह्यूमनिज्म था उससे? आपको ऑप्शंस मैं दे देती हूँ. It thought that life could be nice. Option B, it thought that life did not have to be all work. Option C, it said that humans could enjoy comfort. Option D, all the above. जो 11 का हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर. क्योंकि रेनेशा के जो पहले का ह्यूमनिज्म था कि वो सोचा जाता था could be nice. It said that life did not have to be all work. They said human could enjoy comfort. So ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का. नंबर 12 we have what from what ancient civilizations did people in Italy
गेट द आइडिया फॉर ह्यूमनिज्म, किस एंशिएंट सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होकर के इटली के लोगों को जो एक रेनेशा का ह्यूमनिज्म का आइडिया था वो मिला उनको, उसको उन्होंने प्राप्त किया, अटेन किया। आपको बताना है किस एंशिएंट सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होकर के। द रोमन एंड ग्रीक्स, द ग्रीक्स एंड इजिप्शियन, द इजिप्शियन एंड चाइनीज, द चाइनीज एंड पर्शियन। और जो करेक्ट आंसर है 12 का हमारा वो है हमारा ऑप्शन ए, द रोमन्स एंड ग्रीक्स की ये सिविलाइजेशन थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसकी वजह से जो इटली के लोग थे वो एक तरीके का उनको एक ह्यूमनिज्म से रिलेटेड एक आइडिया इसी सिविलाइजेशन से मिला, एंशिएंट सिविलाइजेशन से, which was the Romans and the Greeks. Number 13 is what artist is considered to be the first Renaissance painter? तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पे हमको बनाना है चाचो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दा विंची, माइकल एंजेलो, रैफल, ये सभी बाद के राइटर्स, बाद के जो पेंटर्स थे। और जाचो जो थे वो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड और उनकी जो पेंटिंग्स थी वो रेनेशा से रिलेटेड उन्होंने पेंटिंग्स अपनी स्टार्टिंग टाइम में बनाई थी, जो कि उनका टाइम ड्यूरेशन था ये 12 के बाद से, सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट 1200 का टाइम था, 1266 के आसपास से लेकर के 1300 समथिंग का टाइम इनका ड्यूरेशन था। तो 14 सेंचुरी का जो स्टार्टिंग का टाइम था वो आप ये कह सकते हो, या 13 सेंचुरी का जो लास्ट का टाइम था, उस टाइम पे जाचो ने एक तरीके का जो रेनेशा से रिलेटेड जो पेंटिंग्स क्रिएट की, जो बाद के इन पेंटर्स ने किया, दा विंची, लियोनार्डो दा विंची या माइकल एंजेलो ने, तो वी विल कंसीडर जाचो द फर्स्ट रेनेशा पेंटर। ओके, Number 14 is what made Renaissance painting different from the previous period of art? Renaissance जो पेंटिंग थी उसको किस तरीके से प्रीवियस आर्ट में कौन सी चीज ऐसी थी जिसको डिफरेंट किया, जिसको इसको अलग किया एक तरीके से Renaissance पेंटिंग को? It was very abstract. Subjects were painted as they appeared in nature. Option C, emphasis was on symbolism, not realism. ऑप्शन डी, all the above. और जो 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन बी, सब्जेक्ट वर painted as they appeared in nature. Subject means अगर ह्यूमन की बात हो रही है तो उसको भी उसी तरीके से पेंट किया गया जिस तरीके से वो नेचर में मीन्स एक्चुअल में वो जो अपीयर होता है उसी तरीके से यहाँ पे पेंटिंग्स में भी, रेनेशा पेंटिंग में उस चीजों को पेंट किया गया या उस चीजों को अपने ड्रॉ किया गया पेंटर्स के थ्रू, बिकॉज वहाँ पे किसी तरीके का आर्टिफिशियलिटी नहीं था रेनेशा पेंटर्स के थ्रू। इसी तरीके से इसीलिए रेनेशा पेंटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग या एक आर्ट था जो कि रेनेशा टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ एंड इट डिफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस आर्ट पीरियड ऑफ आर्ट्स। नंबर 15 क्वेश्चन, अराउंड व्हाट ईयर डिड द रेनेशा बिगिन? रेनेशा किस ईयर में बिगिन हुआ या क्या टाइम ड्यूरेशन था आपको बताना है। एंड करेक्ट आंसर वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो है हमारा ऑप्शन सी, 1400 के आसपास का टाइम था जब ये रेनेशा बिगेन हुआ एंड इट स्टार्टेड फर्स्ट इन इटली। 16 क्वेश्चन, रेनेशा ह्यूमनिज्म रिप्रेजेंटेड। रेनेशा का जो ह्यूमनिज्म है, क्योंकि ह्यूमनिज्म एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनेशा का, क्योंकि इससे पहले जो था एवरीवन वाज अंडर रिलीजन या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, बट आफ्टर द रेनेशा अब लोग अपने बारे में सोचने लगे थे, ह्यूमनिज्म के बारे में सोचने लगे थे, मीन्स व्हाट दे आर thinking in their mind they had to do according to that, according to their own will, अपने खुद के will के हिसाब से जो उनके माइंड में आता था या जो वो कुछ सोचते थे कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, उसके हिसाब से अब वो काम करने लगे थे। मीन्स रिलीजन से पहले लोग इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेशा और ह्यूमनिज्म इसी का पार्ट है। तो आपको बताना है रेनेशा ह्यूमनिज्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता था, किसका रिप्रेजेंटेशन था। दोज हु वांटेड टू सेपरेट चर्च एंड स्टेट, a celebration of the human subject, a rejection of God and refocus on humanity, a late medieval atheist movement। तो ये आपको बताना है 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, a rejection of God and refocus on humanity। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि गॉड के जो इन्फ्लुएंस में या बाइबल के या कह लो कि चर्च के इन्फ्लुएंस में आकर के जो लोग थे वो अपनी जो एक इंडिविजुअलिटी थी, एक ह्यूमनिज्म की जो उनके अंदर क्वालिटी थी वो कहीं खो गई थी। बट आफ्टर रेनेशा दे फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, अपने आप पे वो सोचने लगे, उनकी इंडिविजुअलिटी बाहर निकल के आई और इंडिविजुअलिटी वो अपने जो काम हुआ करता था, जो कुछ वो
अपने रिलीजन्स के बारे में सोचते थे, अब उसको उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। नंबर 17 क्वेश्चन वी हैव हियर, हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेंट किया था। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन डी, जॉन गुटेनबर्ग ने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस किया था। आपको बताना है अब कमेंट सेक्शन में कि हु इंट्रोड्यूस, आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। ठीक है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट के थ्रू आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और जो हमने यहाँ पे बात की, हु इन्वेंटेड मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस, तो ओवरऑल बात की है, मींस वर्ल्ड में सबसे पहले किसने इन्वेंट किया मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस, तो दैट वाज जॉन गुटेनबर्ग। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम फिर एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। आप सभी प्रिपेयर रहिए अपने नोट्स को लेकर के। आप अभी तक जो क्वेश्चंस नोट डाउन किए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन किए, आगे भी कंटिन्यू करिए इसके साथ में। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट से हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की बात करें तो ही वॉज द ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, और यहाँ पे मार्टिन लूथर के बिना रिफॉर्मेशन मूवमेंट एक तरीके से वैकेंट है, एक तरीके से खाली है, कोई भी जान नहीं है उसमें। तो मार्टिन लूथर वॉज द रिफॉर्मिस्ट, जो धर्म गुरु थे। आपको बताना है कि धर्म सुधार गुरु थे वो, कि वो कौन थे। द यंग मॉन्क हु चैलेंज द रोमन कैथोलिक चर्च, और द इवेंट्स दैट लेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, या द Protestant queen who became one of the greatest ruler in English history, organized branch of Christianity। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देना है वो है मार्टिन लूथर जो किंग थे, he was the young monk who challenged the Roman Catholic Church। और रोमन कैथोलिक चर्च को उस टाइम पे, जबकि यहाँ पे कैथोलिक रिलीजन was above all, चर्च was above all, उस टाइम पे चैलेंज करना was one of the very brave step that was taken by मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर यंग मॉन्क थे, एक चर्च से ही रिलेटेड वो एक गुरु थे, मॉन्क थे, जो कि चैलेंज किया उन्होंने जो भी रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी बुराइयां थी, जो भी एविल्स और वाइसेस प्रिवेल्ड थे, करप्शन प्रिवेल्ड थे, उसको उन्होंने चैलेंज किया। एंड ही वाज यंग मॉन्क। नंबर सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफॉर्मेशन मूवमेंट, व्हाट डिड Martin Luther call his ideas about the problems he had with the Catholic Church। जो कैथोलिक चर्च से मार्टिन लूथर के जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनकी आइडियाज थे, जो भी आइडियाज उन्होंने दिया, उसको उन्होंने क्या बुलाया, मीन्स जिसमें उन्होंने ये सब चीजें एक तरीके से हाईलाइट की, वो उसको उन्होंने क्या बोला, आपको बताना है। 95 एडिक्ट, 95 ट्रीटीज, 95 पोप्स या 95 थेसिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि बहुत बारी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दैट वाज कॉल्ड 95 थीसिस, जहाँ पे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी बुराइयां थी या जो भी, जैसा मैंने बात किया, जो भी करप्शंस थे या वाइसेस थे, उसको उन्होंने उसमें एक तरीके से हाईलाइट किया और बताया कि कहाँ कहाँ पे इसमें सुधार होनी चाहिए और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इसमें परेशानियां हैं, जो लोगों को अपने अधिकार या राइट्स के लिए व्हाट एक्चुअल दे आर, वो कहीं दूर चला जा रहा है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज ऑन हियर ऑन द स्क्रीन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड, व्हाट वाज रिफॉर्मेशन। अब आपको बताना है रिफॉर्मेशन क्या है। अभी तक हमने मार्टिन लूथर की बात की, रिफॉर्मिस्ट की बात की, तो आपको अब क्वेश्चन में आ रहा है कि रिफॉर्मेशन क्या है। और फ्रेंड्स, रिफॉर्मेशन या रेनेशा मूवमेंट से आपको ऐसे ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आपको फ्री माइंड में होना है और क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। चलिए पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। When Protestant churches and ideas formed, breaking away from the Catholic Church, a time when people studies humanism and art, when our Roman Empire split into the two empires, the East and the West, a time when scientists began to use the scientific methods and great discoveries were made। तो रिफॉर्मेशन क्या था, इसका आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। When Protestant churches and ideas formed, breaking away from the Catholic Church is the correct answer. Number fourth, we have here, what monk began to question the teachings of the Catholic Church in 1517? अब फिर से क्वेश्चन आ गया है आपका, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो आपको इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे दे दीजिए, देखती हूँ कितनी जल्दी आप लोग आंसर करते हो इस क्वेश्चन का। और फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देती हूँ। What monk began to question the teachings of the Catholic Church in 1517? तो वो थे, we have the option here, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मार्टिन लूथर, जिनकी हमने बात की, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन करा था कि जो भी टीचिंग्स, जो भी कुछ सिखाया जा रहा है, जो भी लर्निंग्स है कैथोलिक चर्च की, रोमन कैथोलिक चर्च के, उस पे उन्होंने क्वेश्चन किया था और 95 थीसिस में इन सभी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपना मेंशन करा था, हाईलाइट करा था। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द कैथोलिक चर्च डू टू मार्टिन लूथर फॉर पब्लिशिंग हिज 95 थीसिस? 95 थीसिस जब उन्होंने पब्लिश करा मार्टिन लूथर ने, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने उनके साथ क्या किया, आपको इसका आंसर देना है। read his complaints and tried to address them, had him killed, kicked him out of the church for being heretic and forgave him। और जो इसका करेक्ट आंसर है और जो आप सभी ने दे दिया होगा, और ये बट ऑब्वियस था क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन वाज एबोबॉल, नो वन कैन गो अगेंस्ट ऑफ रिलीजन या अगेंस्ट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, अगेंस्ट ऑफ पोप। पोप जो था वो सर्वे सर्वा हुआ करता था, ऑल इन ऑल हुआ करता था, इवन किंग वाज अंडर his guidance या under his observation। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि पोप जो था वो he was God at that time when Roman Catholic Church was on its top। तो क्या किया रोमन कैथोलिक चर्च ने मार्टिन लूथर के साथ, वो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, kicked him out of the church for being heretic, कि मीन्स पाखंडी होने की वजह से या चर्च के अगेंस्ट जाने की वजह से, पोप के अगेंस्ट जाने की वजह से उन्होंने मार्टिन लूथर को चर्च से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मार्टिन लूथर अभी तक एज अ मॉन्क सर्व कर रहे थे रोमन कैथोलिक चर्च को एंड पोप को। नंबर 6 क्वेश्चन, चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। व्हाट लेड टू दी रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन को किसने लेड किया, मीन्स किस वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो था एक तरीके से आगे बढ़ा, आपको इसका आंसर देना है। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, मोर पीपल एबल टू रीड द बाइबल, मोर पीपल रीडिंग, या ऑल दी अबव। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन जी, ऑल द अबव। बिकॉज जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस भी अपना इन्वेंट हो चुका था और लोगों को अब बाइबल की जो लैंग्वेज थी, बाइबल की जो भाषा थी, वो इजी लैंग्वेज में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उनको समझ में आने लगी, बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत चीप प्राइस पे बाइबल कॉमन पीपल्स के लिए अवेलेबल था, जिनको अभी तक पोप और रोमन कैथोलिक चर्च अपने अंडर में रखता था और वो धर्म की आड़ पे उससे कुछ भी करवा सकता था। तो इस तरीके से रिफॉर्मेशन मूवमेंट को जो लेड किया वो था सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, और था कि लोगों का, कॉमन पीपल का बाइबल की अवेलेबिलिटी जो थी, एक तरीके से उपलब्धता जो थी बाइबल की, वो अब लोगों तक पहुंचने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि रिलीजियस बुक बाइबल में एक्चुअल में लिखा क्या है, वो हमें अब पढ़ना है और हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना है जो कुछ भी हमने बुक में पढ़ा हुआ है। और इससे था कि लोगों को में ये चीजें समझ में आने लगी, एंड दैट्स व्हाई Reformation movement happened in Europe। Number 7 is we have here, what war was the result of the Reformation? कौन सा war था जो Reformation movement का result था, उसका परिणाम था? 30 years war, the war of the priest, the first crusade या the Byzantine civil war। और 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है the 30 year war। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। 8 is what practice allowed people to gain forgiveness by giving the Catholic Church money? ठीक है, उस टाइम पे जब रिफॉर्मेशन मूवमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग क्राइम करते थे, सिन करते थे और उनको फॉरगिवनेस भी मिल जाती थी, क्योंकि पोप का वहां पे एक रूल था कि आप कुछ दोगे या आप कुछ तरीके से आप एलिजेंस करोगे, ब्राइब्स दोगे, तो इस तरीके की चीजें कैथोलिक चर्च को मनी देनी है और उसको एक नाम बुलाया जाता था, एक खास नाम से उसको बुलाया जाता था। तो वो एक प्रैक्टिस था जो कि लोग उसको फॉलो करते थे और उनको अलाउ किया गया था कि आप ये करके अपनी जो सिन है, जो क्राइम आपने किया है, उससे आप माफी पा सकते हो। और ऐसा एक तरीके का ये एक सुपरस्टिशंस था, एक तरीके का करप्शन था जो कि पोप अपने लिए या अपने जो उसका ट्रेजरी था उसको भरने के लिए वो करता था। एंड दैट वाज व्हाट वाज द प्रैक्टिस नोन एज गोल्डन फॉरगिवनेस या फी फॉर सिनर या पेइंग इंडल्जेंसेस या आपका है ब्राइबिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेइंग इंडल्जेंस। पेइंग इंडल्जेंस, बाय पेइंग इंडल्जेंसेस पीपल वर अलाउड
to gain forgiveness by giving the Catholic Church money। और इसमें क्या दिया जाता था? मनी दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, ज्वेलरी दी जाती थी। इस तरीके की चीजें दे करके वो अपने सिन से छुटकारा पा सकते थे या अपने क्राइम से को उनको बिल्कुल से मूव ऑन करते थे। नंबर 9 क्वेश्चन, गुटेनबर्ग प्रेस लेड टू, क्या किया गुटेनबर्ग प्रेस ने? लेड टू इंडल्जेंसेस, लेड टू excommunications, led to increased literacy and led to heresy। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, और 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, led to the increased literacy। बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जब आविष्कार हुआ, इसका इन्वेंट हुआ, जॉन गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को, तो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चीजों को पहुंचाया जा सकता था, और इस वजह से एक जो लिटरेसी की प्रॉब्लम्स थी अभी तक वो इंक्रीज हुई और लोग लिटरेट होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। नंबर 10 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इन्वेंशन हेल्प टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन जो था उसको हेल्प करने के लिए कौन सा किस इन्वेंशन ने उसको हेल्प आउट किया? आपको बताना है द कंपास, द प्रिंटिंग प्रेस, मोनालिसा या पेपर। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और ये सबसे देखिए, अगर रिफॉर्मेशन या रेनेशा मूवमेंट की बात करें तो बहुत सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिज्म, रेनेशा की बात करें हम अगर, और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैड हैपेंड। और बात करते हैं यहाँ पे इंडल्जेंसेस, पेइंग इंडल्जेंसेस, जो कि उस टाइम पे हुआ करते थे अपने सिन या क्राइम से अपनी छुटकारा पाने के लिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। मार्टिन लूथर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बहुत ही ज्यादा रिफॉर्मिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट इसी वजह से। और पेंटिंग्स की बात हम कर लेते हैं। पेंटिंग्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ द रेनेशा। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन को अगर हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो इंफॉर्मेशन ऑफ रिफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस का। 11 क्वेश्चन, हेनरी एट स्टार्टेड हिज ओन चर्च बिकॉज। हेनरी एट जो था उसने अपना चर्च खुद स्टार्ट किया क्योंकि द पोप वुड नॉट गिव हिम अ डिवोर्स। B, he wanted people to read the Bible on their own. Option C, he was opposed to indulgences. Option D, he agreed with Martin Luther। और 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। ये हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हेनरी एट ऐसा किंग था, इंग्लैंड का एम्परर था, जिसको कोई भी मेल हेयर, आप कह लो मेल हेयर नहीं था, मीन्स उसका कोई लड़का उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उसको कोई लड़का बच्चा जो था वो कोई बॉय नहीं था, कोई लड़का नहीं था, संतान नहीं थी, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता था। और उस टाइम पे पोप वाज एवरबॉल, और पोप ने उसको जो अपनी वाइफ थी उनकी हेनरी एट की, उसको डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया, मीन्स कि यू कैन नॉट डिवोर्स योर वाइफ। तो इसी वजह से हेनरी एट को मेल हेयर चाहिए था, और वहां पे उसने क्या किया, पोप को अपोज किया और अपना खुद का एक चर्च स्टार्ट किया। और इसी वजह से एक तरीके का जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो भी इसी वजह से भी हुआ, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रीजन भी था इसका रिफॉर्मेशन मूवमेंट होने का, क्योंकि पोप को हेनरी एट ने नकार दिया था बिल्कुल भी, और वो खुद ही सर्वे सर्वा होना चाहता था, खुद ही अपने रूल रेगुलेशन खुद से बनाना चाहता था, वो किसी भी चर्च या किसी भी पोप के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। और ये वो था कि उसने क्यों अपना चर्च क्रिएट किया खुद का, क्योंकि पोप वुड नॉट गिव हिम अ डिवोर्स। Number 12 question, the idea that God has already determined who will be saved is called। ये आपका क्या होता है, कौन सा ये थ्योरी बोली जाती है? God has already determined who will be saved is called, the is 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, predestination is called। ये भी रिफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलेटेड। तो द आइडिया दैट गॉड हैज ऑलरेडी डिटरमाइंड who will be saved is called predestination. Number 13 question, which of the following moments happened in Europe that led to the Reformation? आपको बताना है रिफॉर्मेशन यूरोप में कौन सा ऐसा मूवमेंट हुआ था जिसने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को लेड किया, एक तरीके से लीड किया, आपको बताना है उसका आंसर। 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। हम सभी जानते हैं बिकॉज ऑफ रेनेशा रिफॉर्मेशन मूवमेंट हैपेंड, बिकॉज रेनेशा की वजह से इंडिविजुअलिटी, ह्यूमनिज्म और ट्रेड एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुआ, लिटरेसी इंक्रीज हुई, और साथ ही साथ मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। तो इसी
सभी रीजंस की वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी हुआ। नंबर 14, व्हाट इवेंट वाज द स्टार्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। आपको बताना है कि कौन सा इवेंट ऐसा था जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्टार्ट किया। मार्टिन लूथर क्रिएटिंग अ competing church to the Catholic Church. Martin Luther taking over the church at Worms from the Catholic Church priest. Martin Luther writing a book condemning the Catholic Church. Martin Luther posting his suggestion for reform to the church to the door of the priest. और 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी। ये हमारा है 95 थीसिस, जब उन्होंने अपना उसमें हाईलाइट किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी करप्शंस प्रिवेल्ड हैं, तो उन्होंने उसको कुछ हाईलाइट करा था अपने 95 थीसिस में। और यहाँ पे था कौन सा इवेंट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को एक तरीके से स्टार्ट किया, तो वो यही था कि मार्टिन लूथर ने अपने उस सजेशन को, अपने वो 95 थीसिस में जो भी सजेशंस उन्होंने दिए थे उसको उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर, उसको उन्होंने पोस्ट किया था, यहाँ पे एक तरीके से चिपकाना शुरू कर दिया था प्रीस्ट जो थे उनके डोर्स पे, जिनमें था कि रिफॉर्म इन टू द कैथोलिक चर्च शुड बी हैपेंड, होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये करप्शन प्रिवेल्ड है रोमन कैथोलिक चर्च में। और ये सब कुछ उन्होंने चस्पा करना स्टार्ट कर दिया था जो प्रीस्ट थे रोमन कैथोलिक चर्च में, उन सब के डोर्स के फ्रंट में। नंबर 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैल्विनिज्म बिगैन इन व्हाट स्विस सिटी। किस स्विस सिटी में कैल्विनिज्म की जो स्टार्ट होती है वो आपको बताना है। ट्यूरिन, जेनेवा, ज्यूरिख या बेसेल। और जो करेक्ट आंसर है 15 का वो है हमारा है ऑप्शन बी, जेनेवा। जेनेवा सिटी में, स्विट्जरलैंड की जेनेवा सिटी में कैल्विनिज्म जो था वो स्टार्ट हुआ। और ये भी आपका रिलीजियस रिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है कैल्विनिज्म। नंबर 16, इंग्लिश किंग हु फॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। एंग्लिकन चर्च को किसने फॉर्म किया था, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन जिसके ऊपर क्वेश्चन था हमने अभी डिस्कस किया किंग के बारे में, जिसको पोप ने मना कर दिया था डिवोर्स देने के लिए कि वो अपनी वाइफ को आप डिवोर्स नहीं दे सकते हैं, तो उन्होंने एक खुद से क्रिएट किया था चर्च, तो उसको बोला जाता है एंग्लिकन चर्च। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, एंग्लिकन चर्च। तो आपको बताना है कि किस किंग ने इसको फॉर्म किया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड, दैट इज नोन एज एंग्लिकन चर्च। तो वो था हमारा ऑप्शन 16 का सी करेक्ट है, किंग हेनरी 8, जिनको कोई मेल हेयर नहीं था और बिकॉज ऑफ दैट ही वांटेड टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ, और एक शादी करना चाहते थे, नई शादी करना चाहते थे, तो इसी वजह से पोप ने उनको ये मना किया और उन्होंने खुद से एक फॉर्म किया चर्च, जिसको हम एंग्लिकन चर्च के नेम से जानते हैं। 16 के बाद 17 क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है, व्हाट बुक mass produced by Gutenberg allowed for peasants and lower classes to read and now protest what had been taught to them। तो आपको बताना है कि कौन सा बुक ऐसा था जिसको प्रोड्यूस किया गया गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, जिसको प्रिंट किया गया लोअर क्लासेस और पीजेंट्स लोगों के लिए, कि आप इसको पढ़ो और आप प्रोटेस्ट करो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई गई थी, क्या क्या चीजें बताई गई थी, क्योंकि व्हाट यू हैव टॉट दैट इज जस्ट ऑपोजिट व्हाट इज इन दिस बुक। इस बुक में जो है उसके जस्ट ऑपोजिट आपको पढ़ाया गया था, जस्ट ऑपोजिट आपको बताया गया है बाय द पोप एंड बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। तो अब टाइम आ गया है कि आपको अब प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको अब अगेंस्ट होना चाहिए उन सब चीजों को जिसको आपने गलत तरीके से पढ़ा है, जिसके थ्रू आपने पढ़ा है। तो वो कौन सी बुक थी, बाइबल, द प्रिंस या रोमियो जूलियट या हैरी पॉटर। और आप सभी, क्योंकि हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बाइबल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। एंड फ्रेंड्स, वी हैड हियर डिस्कस अबाउट approximately 35 questions related to रिफॉर्मेशन एंड रेनेशा मूवमेंट, जो एक ही वीडियो में आपको ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मिलेगा। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं क्लिक किया है, आपने उसको नहीं प्रेस किया है, तो आप प्रेस कर लीजिए। आपको पास नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा तो अब से वो जाने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।